हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। सो बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सर्कुलर मोशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स को। सो बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हम लोग बात करते कि हमने वहां पर क्या क्या किया था। ठीक है, तो देखो बच्चों, वहां पर हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि इन क्वांटिटीज को रिप्लेस कर कर इनका एनालॉगस क्वांटिटी जो आ रहा था वो था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें जानना है कि मास का एनालॉगस क्वांटिटी यहां पर क्या होता है। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बन रहा था, तो वैसे ही हमें जानना है कि मास का यहाँ पर एनालॉगस क्वांटिटी, वो मास को रिप्लेस करने वाला क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे फाइंड करें, बराबर। अब कैसे फाइंड करें, उसके लिए सिंपल है कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, ट्रांसलेशनल के लिए, इसलिए मैंने टी से डिनोट किया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग ओमेगा से। हमें पता है कि हमें सर्कुलर मोशन में इसका जो एनालॉगस होता है, रोटेशनल डायनामिक्स में जो एनालॉगस पार्ट होता है वो होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली यहां पर जो मास को रिप्लेस करेगा वो क्वांटिटी क्या है, यहां पर हमें उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से कैसे, अब देखो यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो बच्चों, मोशन आता है तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आएगा। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब एक्चुअल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना सम होता है इंडिविजुअल पार्टिकल का, जो जो पार्टिकल से वो बना है, मतलब जो बॉडी, सपोज कि ये हमारा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, ये एक बॉडी है। अब कैसा बॉडी लेते हैं, हाँ एक चीज, मेन चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोग जिस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जिस बॉडी को कंसिडर करते हैं, वो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, रिजिड बॉडी। कैसा बॉडी, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी ही क्यों लेना है बार बार, रिजिड बॉडी। सो बच्चों, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कब, जब हम लोग फोर्स लगाए या इसको मूव करें, इसको मोशन में लाए, तब इसके बीच का डिस्टेंस अगर कैसे भी चेंज नहीं हो रहा है तो इस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या, उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा फिक्स होगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो। लेकिन हमें पता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा 100% रिजिड बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजिड जो हो ना उसको हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिजिड बॉडी क्यों लेना है, यहाँ पर हम लोग दूसरा बॉडी क्यों नहीं ले सकते जो नॉन रिजिड हो। अब रिजिड बॉडी इसलिए लेते हैं बच्चों कि जब क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, अगर हाई वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये रोटेट करेगा ना, तो कई बार क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बॉडी के डायनामिक्स के बारे में, और बॉडी अगर चेंज हो रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, मीनिंग नहीं बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, हर एक पार्टिकल का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब कंसीडर करो ये एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है। तो सपोज यहां पर एक पहला पार्टिकल है जिसके जिसके मास को मैं क्या बोलता हूं, m1। अब ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो एंगुलर
लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, तो इसको मैं बोल देता हूं v1 बार। ठीक है, सिमिलरली सपोज यहां पर दूसरा पार्टिकल है, इसको मैंने बोल दिया मास m2, और इसका जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो यहां पर है v2 बार, है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा, इसको मैं बोल देता हूं m3, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज यहां पर है, तो इसको मैंने बोल दिया v3 बार। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल है, हम लोग ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मैं बोल देता हूं nth पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? n पार्टिकल। मतलब ये बॉडी हमारा n पार्टिकल से बना हुआ, तो वो nth वाला जो पार्टिकल है उसका जो मास है उसको मैंने बोला mn, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो यहीं पे होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ vn बार। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं हम क्योंकि हमें क्या चाहिए? मास का एनालॉगस क्वांटिटी चाहिए, जो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे हमने वहां पर किया था सर्कुलर मोशन में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? हर एक पार्टिकल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हर पार्टिकल एक तरीके से एक ट्रांसलेशन मोशन ही तो कर रहा है, लेकिन ये क्या है? सेंटर के साथ में, एक्सिस के साथ में क्या है? फिक्स्ड है, इसीलिए वो इस डायरेक्शन में नहीं मूव करते हुए क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। बट इसके पास लीनियर वेलोसिटी तो है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। और हमें पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो बच्चों हर एक पार्टिकल के लिए एक एक करते क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करते हैं, फिर सबको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, तो मैं इसको ई आर से इंडिकेट कर रहा हूं। चलो के ई आर बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ऐसे करते करते क्या बोलेंगे? एन पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। तो ये क्या होगा? 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2² प्लस nth पार्टिकल का 1/2 mn/vn²। तो जो सबका लीनियर वेलोसिटी अलग है, बट एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या है? सेम है। और हम लोगों ने वहां पर सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, जो कि ये होता है। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 1/2, देखो सब में 1/2 है तो मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? m1 v1 का मतलब क्या हो गया? r1² ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? v2 का मतलब m2 इंटू वी2 का मतलब r2² ओमेगा स्क्वायर। अगेन n पार्टिकल के लिए है तो mn rn² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1/2 अगेन कॉमन है। अब यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखो ओमेगा सब में क्या है? कॉमन है। मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखा क्योंकि ओमेगा क्या है? सबका क्या है? सेम है। तो मैं अब ब्रैकेट में कॉमन चीज ओमेगा स्क्वायर को मैं निकाल रहा हूँ, बाकी को ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा m2 r2² फॉर mn rn² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये जो ब्रैकेट में आपको एक क्वांटिटी दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं? 1/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? समेशन mi/r/i², i starts from 1 goes to n, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो क्या था हमारा फॉर्मूला? 1/2 mv²। दिख रहा है? अब इसका मतलब क्या? यहां पर ये जो ओमेगा था, यहां पर जो ये v था, यहां पर वो क्या बन गया? ओमेगा, विच मीन्स लीनियर वेलोसिटी हैव बिकम एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर जो मास था वो क्या बन गया? ये क्वांटिटी 1/2 तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, सही बात है। अब ये क्वांटिटी क्या है हमारा? एनालॉगस ऑफ मास, और इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल्स टू समेशन
I starts from 1, mi ri square goes to n, है ना। और ये होता है हमारा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। कैसे सिस्टम के लिए? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या? जिसमें पार्टिकल अलग अलग हैं। वो सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये अलग अलग पार्टिकल है। और अगर सिस्टम ऐसा हो जैसे कंटिन्यूअस सिस्टम हो कि पार्टिकल हम लोग बता ही नहीं सकते कि अलग अलग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए इसका फॉर्मूला मतलब कुछ ऐसा चेंज हो जाता है, ये होता है आर स्क्वायर इंटू डीएम। ये किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, सॉरी फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। अब आई है क्या? आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज को याद मतलब ध्यान में रखेंगे। ये देखो मोमेंट ऑफ क्या है? इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मास क्या बताता है एक्चुअल में? इनर्शिया तो बताता है जब कभी भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मास हमें बताता है कि वो इनर्शिया कितना प्रोवाइड करेगा। इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जब कभी भी हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने का ट्राई कर रहे हैं, या अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का ट्राई करते हैं, तो जो भी अगर हम लोग उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं तब वो जो बॉडी हमें रेजिस्टेंस देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। बराबर। तो मतलब मास हमें क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में। अब यहां पर देखो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता है, मतलब इनर्शिया प्रोवाइड करने का काम करता है। यहां पर रोटेशनल मोशन में इनर्शिया प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अब देखो एक चीज यहां पर आ रहा है, मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है कि कुछ डिस्टेंस पे, और मोमेंट, ये मोमेंट ऑफ जो है ना, मोमेंट ऑफ सम क्वांटिटी आएगा। तो याद रखना हमेशा बच्चों, मोमेंट ऑफ कब आएगा? जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना, तो वहां पर मोमेंट ऑफ सम क्वांटिटी आएगा। जैसे आपने मोमेंट ऑफ मास पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। अब एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या बताता है उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग ना इतना नोट डाउन कर लो। सो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब उसका यूनिट भी देखते हैं कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। यहां पर ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये जो आर है ये क्या होता है? ये आर क्या है? पोजीशन ऑफ मास, कैसा? परपेंडिक सॉरी पोजीशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आर, ठीक है। अब बच्चों पोजीशन का मतलब तो क्या बहुत सारा होगा, ये भी पोजीशन हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये भी हो जाएगा। तो कौन सा लेना है हमें डिस्टेंस? वो डिस्टेंस लेना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे शॉर्टेस्ट हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है? चलो ये क्लियर है। दूसरा चीज, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? सिंपल है, एसआई यूनिट इसका होगा, ये क्या है? मास। मास का क्या होता है? केजी। ये क्या है? मीटर ना, मीटर स्क्वायर हो जाए, केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, अगर हम लोग बात करें कि रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स का बात कर रहे हैं, तो वहां पर ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह पे आपको लगेगा ही लगेगा। मतलब ऐसा क्वांटिटी है ना जो आपको 100% हर जगह पे यूज होगा ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है फिजिकली उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक्चुअल में हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। जैसे अब यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अगर इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, उसका कुछ वैल्यू मिल रहा है। और सेकंड थिंग, इस एक्सिस को मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पर, और अब इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो दोनों ही चीजों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। यहां पर देखो इस एक्सिस के लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन इतने पार्ट पे है,
लेकिन जब वो यहाँ पर रोटेट करेगा तो वो यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सिस से दूर है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कम है, छोटा है, इसका मतलब क्या, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के क्लोज है। अब ये कैसे पता चल रहा है, इस फॉर्मूला से देखो, मास इनटू डिस्टेंस ना, वो जो डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और आर का वैल्यू कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। ठीक है, और दूसरा चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, पहला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, किस एक्सिस के अबाउट आप उसको रोटेट करा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा चीज, वो जो बॉडी है उसका क्या मास है उस पे भी डिपेंड करेगा, यहां पर दिख रहा है हम लोग को। और थर्ड चीज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, सो अब बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रिंग का और यूनिफॉर्म डिस्क का। सिमिलरली आप लोग अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग शेप्स के लिए क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हम लोग इन दोनों के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, हर जगह पे सेम है। ठीक है, अब जनरल तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये है इसका टोटल मास ऑफ द रिंग, आर है इस रिंग का रेडियस। ठीक है, इस रिंग का रेडियस। अब मैं बोलता हूं यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन इसका यहां से डिस्टेंस, एक्चुअल में हम लोगों ने इसको क्या लिया, कैपिटल आर, तो मैं बोलूंगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या करते हैं, एक छोटा सा मास लिया है मैंने डीएम, तो लिख दूंगा डीएम, है ना। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पोर्शन, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस, जिसके अबाउट ये क्या करेगा, घूमेगा। अगर मुझे टोटल पूरे बॉडी का चाहिए तो क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो आई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन किस पे है, मास पे, और मास, मास का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे डीएम का तो क्या हो जाएगा, टोटल मास आएगा, तो आई क्या मिल गया मुझे, कैपिटल एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। सिमिलर तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलो सो बच्चों सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। सो नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क के केस में हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज मैंने एक डिस्क लिया, ठीक है, जिसका रेडियस है, जिसका टोटल मास है कैपिटल एम और उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है डिस्क का, अब ये पूरा भरा हुआ है ना, मुझे इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लिया था ना, तो मैं बोलता हूं कि मैं यहां पर कंसीडर करता हूं एक छोटा सा रिंग, एक छोटा सा रिंग। छोटा सा रिंग क्यों, क्योंकि ऐसे अगर मैं रिंग को ज्वाइन करते जाऊं, ऐसे छोटे 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 रिंग को मैं बना के ज्वाइन करते जाऊं तो एक तरीके से वो डिस्क ही बनेगा ना। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया रिंग जिसका अपना विद है, ये जो विद है इसको मैं बोलता हूं डी आर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, अब छोटा सा डी आर ना, डी आर बहुत छोटा है, ठीक है, डी आर बहुत छोटा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो दो रेडियस नहीं, एवरेज रेडियस उसको मैं बोल देता हूं आर। ठीक है, ठीक है, सेंटर से कितना है उसका रेडियस आर है। अब यहां पर पहले हम लोग चीज डिफाइन करते हैं, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरफेस डेंसिटी, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है तो मास अपॉन क्या करेंगे, एरिया। सो इसको मैं बोलता हूं मास अपॉन, मास अपॉन एरिया। ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते सिग्मा से, तो मास कितना है इसका, कैपिटल एम। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा पूरे डिस्क का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना।
इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ये तो हो गया किसका, सरफेस डेंसिटी किसका, पूरे डिस्क का। वैसे तो सरफेस डेंसिटी ये पूरे डिस्क का भी वही रहेगा और ये रिंग का भी वही रहेगा, क्योंकि सरफेस डेंसिटी तो सेम होता है ना। तो सिमिलरली रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी जो रिंग का जो सरफेस डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, मास कितना है इस रिंग का, dm, बराबर उसका एरिया कितना है, एरिया क्या है देखो 2 पाई आर, सरकमफरेंस से इनटू अगर मैं ये विद कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। सही है? सो यहां से dm क्या मिल रहा है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। अब हम लोग को पता है कि जनरली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या डेफिनेशन है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर, कितना मास है dm। अब आर को बाहर ले लू, डीएम को कैलकुलेट करता हूं, एम लिख देता हूं, हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो डीएम यहां पर आर पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है तो उसको रखो। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी एम क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। सही है? अब जो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं, किसकी, इंटीग्रेशन कहां पर है, आर पे। आर कहां से कहां चेंज हो रहा है बोलो, 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो मैंने लिमिट भी रख दिया। सो आई क्या हो रहा है, यहां से आई हो जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल आर क्यूब इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन में सबको फॉर्मूला ये तो पता ही है क्या होता है, ये होता है आर टू दी पावर एन, है ना। तो आर टू दी पावर 3+1 अपॉन 3+1, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। सो आई क्या हो जाएगा फर्दर, 2 पाई सिग्मा इंटू कैपिटल आर 4/4 माइनस 0, है ना। सही है? तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, हाँ यहां से हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा इंटू आर टू दी पावर 4/4। सही है? अब सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करते कहां से, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या मिल जाएगा 2 पाई इंटू, देखो सिग्मा क्या है, कैपिटल एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सही है? और व्हाट इज इट इज R4/4, है ना। देखो पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर के साथ में यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा, ये 2 के साथ में यहाँ पर 2 आएगा, तो बचा क्या, आई इज इक्वल्स टू ये 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, और ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग। तो हमने दोनों को ही कैलकुलेट किया। अब आपको जनरल अप्रोच तो समझ गया होगा कि हमें किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग अलग एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो जो टेबल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसका जो टेबल है वो आपके चैप्टर के एंडिंग में दिया हुआ है। ठीक है? तो वो आपको वो टेबल याद रहेगा तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है? एकदम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, उससे पहले इसका फॉर्मूला क्या आता है वो देखो। अब रेडियस ऑफ गायरेशन को ना जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो कैपिटल के होता है हमारा अंडर रूट ऑफ आई अपॉन मास। ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो आप लोग को समझ गया, अब एक्चुअल में फिजिकल में इसका मीनिंग क्या होता है ना उसको समझते हैं। ठीक है? देखो मेरे पास ये मार्कर है, अब मार्कर का एक्सिस ऑफ रोटेशन समझो ये सेंटर से पास हो रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब सेंटर से पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। सही बात है? इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है? उसको मैंने बोल दिया आई नॉट, कुछ ना कुछ वैल्यू बोल दिया, आई नॉट बोल दिया।
अब मैं क्या करता हूं ना, इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास लेता हूं, मतलब इस मार्कर का जो मास था सेम क्वांटिटी का एक पॉइंट मास लेता हूं, सेम मास का एक पॉइंट, सेम क्वांटिटी का एक पॉइंट मास ले रहा हूं। अब उसको ना मैं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको क्या कराता हूं, घुमाता हूं। वापस से, मार्कर था, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, बराबर। इसका मास इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला, इतना मिला। अब मैंने क्या किया, सेम मास का एक पॉइंट मास ले लिया, सेम क्वांटिटी का एक पॉइंट मास ले लिया। अब उसको वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उस पॉइंट मास को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं। उस पॉइंट मास को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं। कितना डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे। अब मैंने जब इसको रोटेट कराया इतने डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है ना, और यहां से उसका इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ना, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। वो डिस्टेंस हमारा होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब सेम कोई भी बॉडी ले लो, उसका रोटेशन एक्सिस लो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया। अब क्या करो, ये ऑब्जेक्ट का जो मास है उतने ही मास का एक पॉइंट मास लो और उसको सेम एक्सिस के अबाउट क्या करो, घुमाओ। अब कितने डिस्टेंस पे घुमाना है, एक डिस्टेंस जिसको मैं बोल रहा हूं के, ठीक है। जिस डिस्टेंस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दोनों ही सेम होगा ना, तो वो जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है ना, उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तो रेडियस ऑफ गायरेशन को बताने की क्या जरूरत थी बच्चों। रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, सिंपल पड़ता है। एक और चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या क्या बताता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू हमें बताता है, के का वैल्यू हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि हमारा जो मास है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर के का वैल्यू क्या है, हाई है, इसका मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, एक्सिस ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मास है वो इज अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, दूर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। के का वैल्यू क्या है, कम है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्लोज है। अब यहां पर एक और चीज, अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। और एक मैं लेता हूं यूनिफॉर्म रिंग, अभी हमने कैलकुलेट किया यूनिफॉर्म रिंग, और बोलता हूं डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला था, रिंग का मिला था हमें m इंटू आर स्क्वायर, है ना। और डिस्क का कितना मिला था हमें, डिस्क का मिला था 1/2 m r स्क्वायर। अब बच्चों मैंने जो रिंग और जो डिस्क लिया है, दोनों का मास मैंने क्या किया है, सेम लिया हुआ है, और दोनों का रेडियस भी मैंने क्या लिया है, सेम लिया हुआ है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ये है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये है। अब दोनों को मतलब एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। तो रिंग का क्या हो जाएगा, m इंटू के, किसका, रिंग का ना, तो उसका स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्क का m, है ना, इंटू के ऑफ डिस्क का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, देखो इसको इक्वेट करो, क्या मिल रहा है, के आर किसके बराबर है, आर के बराबर है ना। ये दो को इक्वेट करो, देखो यहां से क्या मिल रहा है, के स्क्वायर, ये आर के स्क्वायर, तो के आर क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। एक तो चीज ये है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इसको मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, के डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो के डी क्या मिल रहा है आपको, आर अपॉन √2। अब देखो बच्चों,
सेम मास है रिंग का और डिस्क का, रेडियस भी क्या है सेम, लेकिन इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखो और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखो, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्क। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे हमारा ये रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पर रिंग के केस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब बाहर की तरफ है, लेकिन अगर मैं डिस्क लूं, डिस्क में तो पूरा फील्ड होता है ना, तो पार्टिकल यहां पर भी है, पार्टिकल यहां पर भी है, पार्टिकल यहां पर भी है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है एज कंपेयर टू रिंग, इसीलिए उसका रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का क्या है ज्यादा है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वैल्यू उसका क्या है कम है रिंग के कंपैरिजन में, बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है क्लोज एज कंपेयर टू रिंग। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताता है हमें समझा, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है समझा, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो समझा, तो सिंपल इसका यूनिट क्या होगा बोल दो, मीटर होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नाम है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर दो थियरम है, एक थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, या तो हम इसको भी ऐसे भी बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूज है, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो अब हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास हो रहा है, मतलब जो एक्सिस हमारे सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या सेंटर से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अगर उसके अबाउट हमें क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का पता है, और मोस्टली हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे अभी हम लोग ने किया था यूनिफॉर्म डिस्क का और रिंग का, तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, वही एक्सिस के अबाउट किया था जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। लेकिन मान लो कि सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास नहीं हो रहा है और उसके अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो उस केस में यहां पर हम लोग यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज ये पॉइंट मेरा जो है इस इरेगुलर शेप बॉडी है, ये पॉइंट सी है उसका सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस ऑब्जेक्ट का, आईसी मैंने बोल दिया। अब मुझे जानना है कि इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस दिख रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं बोलता हूं आई नॉट, और मुझे कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, मुझे इसका पता है, इसको मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं इसको एकदम सिंपली क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। अब फाइनल एक्सप्रेशन क्या है कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं और उस चीज को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो करना कैलकुलेट किसका करना है, इसका अपने को पता है, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलो तो मैंने क्या कर दिया ना, यहां से इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके एक्सटेंड कर दिया और ऐसा ऐसा आप लोगों को दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, तो सिंपल बच्चों देखो क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारा, उससे पहले किसके लिए कैलकुलेट करें, समझो हम लोग ने एक छोटा सा मास लिया यहाँ पर जिसका मास कितना है डीएम, पॉइंट पार्टिकल जिसका मास कितना है डीएम, इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो सी डी है, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा मास कितना है डीएम बराबर है ना कितने डिस्टेंस पे सी डी। अब याद रखो यहां पर देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सी डी है ये एक्स मतलब जो बॉडी है ना वो 3D बॉडी है ना, 3D बॉडी है और ये दो एक्सिस है। ठीक है, ये दो एक्सिस है बराबर। अब ये जो पॉइंट है ना आपको बुक में ऐसा दिख रहा है कि वो 2D है इधर पे, ये दो ऐसा है और वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा पीछे या कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से है कि वो डिस्टेंस जो है ना इसके साथ में परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर देखो ये दो हमारा ऐसा पैरेलल है, ये पॉइंट है वो यहाँ पर है, और सी डी ये जो सी डी दिख रहा है ना सी डी यहाँ पर आया, क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर है ना। हाँ, नेक्स्ट चीज अब ये देखो ये वाला ओडी दिख रहा है, ये पॉइंट है वापस से ओडी है ना,
तो अब देखो यहाँ पर ओडी वाला इसके ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है क्या, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, CD इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस एंड OD इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो हम लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या रहेगा हमारा, इसके लिए OD, इसके लिए CD। अब यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में आपको लग रहा है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, बट एक्चुअल में वो 3D में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मास कितना है हमारा dm, कितने डिस्टेंस पे है CD, तो इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबका चाहिए तो क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा IC इज इक्वल टू CD स्क्वायर इंटू DM। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। नेक्स्ट चीज आई नॉट के लिए करो, क्या होगा, इंटीग्रेशन, वापस से पहले क्या करेंगे, छोटा सा मास DM, है ना, इसका कितने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर OD स्क्वायर डिस्टेंस पे है। ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए करूं, पूरे बॉडी के लिए करूं, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। सही है। फर्दर अब देखो यहाँ पर OD को ध्यान से देखो, क्या OD को मैं ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ क्या यहाँ पर, हाँ। तो मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ODN, है ना, एंगल N क्या है, 90 डिग्री है, मतलब हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो OD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। सही है। और फर्दर हमारा ये ON देखो, ON क्या है, OC प्लस CN, इसका स्क्वायर। सही है। तो ये क्या हो गया, DN स्क्वायर प्लस, DN स्क्वायर दिख रहा है, ये DN स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CN स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN, मतलब मैंने इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब इसको देखो ध्यान से, DN स्क्वायर CN स्क्वायर क्या हो गया, CD स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, CD स्क्वायर। OC कितना है, OC इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हमने बोल दिया H, तो कितना है वो H स्क्वायर प्लस 2, OC कितना है H इंटू CN। क्लियर है। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, ये तो किसका वैल्यू है, OD स्क्वायर ना, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2HCN इंटू DM। सही है। इसको फर्दर स्प्लिट कर दो, ये क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस 2H इंटीग्रेशन ऑफ CN इंटू DM। सही है। ये हो गया आई नॉट। इसको देखो देखा देखा लग रहा है क्या, हाँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, IC, इसको देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस H स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DM, है ना, प्लस ये हो जाएगा 0। अब ये 0 क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, मैंने बोला था मोमेंट ऑफ समथिंग, यहां पर मोमेंट देखो, ये क्या है, मास, एक मास कुछ डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कितने डिस्टेंस पे, यहां पर CN डिस्टेंस पे ना। तो मोमेंट ऑफ मास जो होता है ना हमारा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये वाला एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसके अबाउट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। तो ये उसकी वजह से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, ये 0 हो गया, अब बचा क्या फिर, आई नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस, ये हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट का मास, वो क्या हो जाएगा, M इंटू H स्क्वायर। सो ये मिल गया हमें फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पर हमें किसके किसके अबाउट पता था, इसके अबाउट पता था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है, तो ये हमें पता है। नेक्स्ट चीज, आपको कौन से एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, जो इसके पैरेलल में हो। अब कितने डिस्टेंस पे हो तो आपको पता रहेगा ना,
h परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर आपको ये पता है, इसके अबाउट पता है, तो इसके पैरेलल जो है ना कोई भी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हम लोग करके देखते हैं। किसके लिए करना है, अभी हमने किसके लिए निकाला था, रिंग के लिए ना, तो रिंग के लिए देखते हैं। रिंग के लिए हमने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था, ये आई नॉट कितना था हमारा, एम आर स्क्वायर, है ना। अब मैं बोलता हूं चलो यहां पर कैलकुलेट करते हैं इस एक्सिस के अबाउट। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलता आई नॉट, तो आई नॉट क्या हो जाएगा बोलो, आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या है हमारा एम आर स्क्वायर, ये कितना है एम इंटू एच, कितना किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2mr स्क्वायर, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है पैरेलल, उसके अबाउट क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम का और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या यूज है और डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी हमने पढ़ा कि वो किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पैरेलल कोई एक एक्सिस रहेगा ना जिसके अबाउट बॉडी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके अबाउट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वहां पर ऐसा कंडीशन नहीं था कि बॉडी 1D हो 2D हो 3D हो, कैसा भी था, मतलब कोई भी डायमेंशन के बॉडी के लिए क्या है वो एप्लीकेबल है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है एप्लीकेबल है। लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ लेमिनार बॉडी। अब लेमिनार बॉडी का मतलब क्या होता है, लेमिनार बॉडी का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट एकदम फ्लैट प्लेन टाइप, है ना, जैसे कि पापड़ हो गया, जैसे कि डिस्क हो गया, है ना, ये कैसा है 2D ऑब्जेक्ट है। तो इसके अबाउट जो है हमारा लेमिनार मतलब 2D ऑब्जेक्ट होता है प्लेन टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार बॉडी। तो ये सिर्फ उसके लिए ही क्या है एप्लीकेबल है। अब देखो प्रैक्टिकल में तो हर एक चीज लेमिनार बॉडी तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्लोज भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं अगेन क्या है, मतलब ये थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, देखो पहले एक कंसिडर करते हैं लेमिनार बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्मली पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्टिकल्स क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने एक पार्टिकल लिया पॉइंट पी पे जिसका मास क्या है डीएम। ठीक है, पॉइंट पी जिसपे उसका मास क्या है डीएम। अब इस मास का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। वापस से इस पॉइंट मास का मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं जो कि क्या है आई एक्स, वाई के अबाउट आई वाई और जेड के अबाउट आई जेड। ठीक है, तीनों को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कितने डिस्टेंस पे है एन पी स्क्वायर इंटू डीएम, है ना। और आई वाई क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन आई वाई कितने डिस्टेंस पे, देखो ये डिस्टेंस ना, सॉरी एक्स के लिए ये डिस्टेंस इतना है और वाई के लिए डिस्टेंस कितना है इतना ना, तो ये बोलेंगे एम पी स्क्वायर इंटू डीएम, सही है। और आई जेड क्या हो जाएगा हमारा, आई जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये डिस्टेंस इसका आई जेड का इतना है ना, तो ये क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम, सही है। और अब एनपी मतलब कितना है, एनपी वाई के बराबर है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है ना, और वाई कोऑर्डिनेट हो तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। ये किसके बराबर है एमपी, एमपी किसके बराबर है एक्स के बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएम बराबर। अब ध्यान से देखो ओपी स्क्वायर किसके बराबर है, ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आई जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम। सेपरेट करो इसको, क्या मिल जाएगा, आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम।
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब देखो देखा देखा लग रहा है, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें, आई जेड किसके बराबर हो जाएगा, हाँ आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब क्या, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है, अगर आपके पास लैमिनार ऑब्जेक्ट है और आपके पास दो एक्सिस जो उस लैमिनार बॉडी से पास हो रहे हैं, मतलब लैमिनार बॉडी के अंदर उस प्लेन पे पास हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस, साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर एक्सिस थर्ड वाला, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पहले वाले दो है ना उनके एडिशन के बराबर होगा। मतलब ये लैमिनार ऑब्जेक्ट है, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये वाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई आई जेड, तो आई जेड वाला क्या होगा, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस के हेल्प से हम लोग लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के लिए या दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग बाकी के सिलेबस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।